हाय एवरीवन। तो देखते एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये क्लास 12th का चैप्टर है, पर ये टॉपिक ज्योग्राफी का, पर ये टॉपिक ऐसा है कि आप 11th हो, 10th हो, 9th हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये टॉपिक हर जगह यूज़ होने वाला है। तो मैंने इसको क्लास 11 12th या कि पर्टिकुलरली उसके लिए नहीं बनाया, पर इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एवरी टॉपिक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो लेकिन इसको मैंने इस तरीके से भी बनाया कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है विच इज़ गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब के लिए होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स से हमारा मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हमें जो हमारे लिए पहले से ही नेचर में या इस दुनिया में प्रेजेंट हो, जिसको हम यूज़ करके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, जैसे एयर, ऑक्सीजन, वाटर, लैंड, प्लांट्स, ट्रीज, स्टफ लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो फिर वाटर रिसोर्स क्लियर मतलब है कि पानी, मतलब वाटर रिसोर्स में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि पानी जो है कहाँ कहाँ है, कितना है, पूरी दुनिया में कितना है, हमारी अपनी कंट्री इंडिया में कितना है, अगर है तो अगर मान लीजिए 100% वाटर में से कितना परसेंट जो है पीने लायक है, कितना इरिगेशन के लिए है, कितना किस लिए है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है ऑब्वियसली। तो कहाँ पे कितना वाटर यूज़ हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2.45% एरिया जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड का कवर करता है। ठीक है, पूरा एरिया। फिर 4% वाटर जो है यूज़ करता है वर्ल्ड का, और 16% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो पूरे वर्ल्ड में है। इसके अलावा अगर बात करें तो वाटर रिसोर्स को हम दो तरीके से देखते हैं, एक सरफेस वाटर रिसोर्स और दूसरा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स अगर दोनों को कंबाइन करें तो इनका जो कम इनसे हमें वाटर मिलता है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। और वही अगर प्रेसिपिटेशन से बात करें कि कितना वाटर रिसोर्स मिलता है, तो मिलता है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, और सरफेस वाटर रिसोर्स के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक। अब आप कहेंगे कि मतलब आप याद कैसे रखेंगे? तो ऑब्वियसली सेंसिबल चीज़ है सरफेस, मतलब कि लैंड। तो ये रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक ये सब सरफेस पे तो हो सकता है ना। ग्राउंड वाटर तो अलग चीज़ है। ग्राउंड में तो आप लेक नहीं बना सकते या पॉन्ड नहीं बना सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्स। ऑल राइट। तो सरफेस वाटर रिसोर्स के जो कुछ यूजेस है, जैसे मान लीजिए पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाई यूज़ इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्या, सरफेस वाटर रिसोर्स। उसके बाद गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में मॉडरेट लेवल पे यूज़ होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला में लो लेवल ऑफ वाटर रिसोर्स यूज़ किया जाता है, सरफेस वाटर रिसोर्स। ठीक है, इसके बाद अगर वाटर रिसोर्स में बात करें तो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली है ही, लगून्स एंड बैक वाटर्स। तो कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो कोस्टल लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कोस्टल एरिया से अटैच है वो। तो वहाँ पे जहाँ पे कोस्टल लाइन होती है ना, वहाँ पे लगून्स बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स आर फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल है केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इन सब स्टेट के पास क्योंकि कोस्टल लाइन फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे लगून्स एंड लेक्स बनते हैं। कौन से स्टेट्स? केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 89% सरफेस वाटर और 92% ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है हमारी कंट्री इंडिया में। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखरा नंगल डैम, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी कैनाल, ये सब कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हमारे इंडिया में टू मेक श्योर द मैनेजमेंट और वेयर एंड हाउ द वाटर रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एंड यूटिलाइज इन अ गुड मैनर। ठीक है, तो इन सब प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है। और जैसे 5 ईयर प्लान भी हमने अपनाया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमने रशिया के साथ ही साइन किया था, इफ़ यू कुड रिमेंबर, विद 20 years ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी, राइट। एंड 90% सरफेस वाटर और 3% ग्राउंड वाटर यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, whereas 2% surface water and 5% ground water is used for industrial purpose। तो ये एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस जो मैंने आपको बताया कितना कितना परसेंट यूज़ होता है, ये हम अपनी कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि
सबसे पहली बात कि इरिगेशन होता क्या है। देखिए, इरिगेशन एक वो टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम हमारे पास नेचुरल वाटर की कमी हो जाए और जब हम आर्टिफिशियल मैनर में वाटर का यूज़ करें, उसे कहते हैं इरिगेशन। अब आप कहेंगे कि वाटर तो नेचुरल रिसोर्स है, फिर आर्टिफिशियल मैनर में कैसे? आर्टिफिशियल मैनर में ऐसे कि जैसे हम जैसे रेन वाटर हो रहा है तो हम उसको स्टोर करते हैं अपने टैंक्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल मैनर तो हो गया, क्योंकि वो नेचुरली तो आ गया हमारे पास, पर वो हम वेस्ट कर देते, पर हमने स्टोर कर लिया। तो दैट इज़ अ आर्टिफिशियल वे, विच इज़ the artificial water that we human preserve is basically used for the purpose that is termed as irrigation. All right. तो अब हम अगर बात करें कि इरिगेशन फिर हमें ज़रूरत क्या है? बारिश तो होती रहती है, प्रेसिपिटेशन तो होता है। एक बात और, मॉनसून, बारिश या प्रेसिपिटेशन, दीज आर द वर्ड्स यूज इंटरचेंजेबली, सबका मतलब एक ही होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो अब लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि कभी कभी बारिश नहीं होती, कई बार मॉनसून लेट आता है, तो ये बहुत, या फिर कई बार कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, देन वी यूज्ड इरिगेशन। सो डिमांड ऑफ इरिगेशन कब स्टार्ट हुई और क्यों हुई? अब इंडिया जो है वो एक स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में होता है। मतलब कभी कभी नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसी को हम कहते हैं ड्यू टू स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएंट ऑफ रेनफॉल। और बात करें तो कि क्या ज़रूरत है इरिगेशन की, जैसे कई बार विंटर और समर सीज़न जो है ना, उसमें कई बार ज़्यादा सूखा होगा या कई बार कम सूखा होगा इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में, मतलब ड्यू टू सीजन्स चेंजिंग इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, सीज़न भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाने के लिए वाटर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे राइस, शुगर कैन, जूट एंड अदर। और इसके अलावा अगर हम वाटर इंटेंसिव की बात करें तो इट रिक्वायर मोर वाटर टू ग्रो। ठीक है, और यही अगर हम बात करें तो और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि जब हम HYB सीड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, तो वहाँ पे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे क्रॉप्स एक टाइम पे उगाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्रॉप्स मतलब कि पानी, तो मल्टीपल क्रॉप्स के लिए भी इरिगेशन की ज़रूरत होती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में 85% जो एग्रीकल्चर होता है या कुछ भी अनाज पानी उगाना होता है, तो 85% इरिगेशन के थ्रू ही उगाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब इज़ द वन स्टेट in all over India which use the irrigation facility the most। पंजाब के बाद हरियाणा एंड देन वेस्टर्न यूपी। फिर 76.1% अकेला सिर्फ पंजाब यूज़ करता है इरिगेशन फैसिलिटी, एंड 51.3% हरियाणा, और इसके बाद राजस्थान एंड बिहार जैसे स्टेट्स भी यूज़ करते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़। ऑलराइट, सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करें कि वाटर प्रॉब्लम्स क्या होती है, मतलब अब जाहिर सी बात है, पानी तो अगर कोई चीज़ सुख में है तो दुख में होगा ही, तो वैसे ही पानी का भी हाल है। यस, पानी को लेके भी हम दुखी होते हैं। तो वाटर प्रॉब्लम की अगर बात करें, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ऊपर से हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, वो तो ठीक ही है। उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ाने का भी ठेका हमने लिया हुआ है। से नो टू क्रैक करते रहेंगे। स्कूल वाले बेचारे इतना करवाते हैं हमसे, क्या होता है रैली की, क्या मैं भूल गई, मतलब जो भी होता है वो करवाते हैं, अवेयरनेस करवाते हैं, तो उससे भी हमें समझ नहीं आता। एंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वाटर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण वाटर प्रॉब्लम, एंड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के फील्ड में चाहिए, डोमेस्टिक फील्ड में चाहिए। तो पानी की ज़रूरत इतनी सारी है और यूज़ हम इतने गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू वाटर प्रॉब्लम, राइट। एंड इंडिया is a country which is really facing population problem, because here no one thinks of population control, but now I guess government has tried to make sure that population control should be maintained, and this is a good thing to go, right? So that every resource, not just water, either land resource or mineral resource, all could be used in a suitable manner. It's my own presumption, I guess. फिर अगर बात करें तो और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पानी को लेके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेबल वाटर, और इसके अलावा पर कैपिटा जो है, मतलब कि जहाँ पे जितने पानी की ज़रूरत है वहाँ पे भी ज़िल्लत देखने को मिलती है, तो पर कैपिटा वाटर भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमारी कंट्री इंडिया में। हम तो भाई अपनी कंट्री पे ध्यान देंगे ना, ऑब्वियसली वर्ल्ड पे भी देंगे, पर जहाँ रह रहे हैं पहले
जैसे ये कहते हैं ना, अपनी थाली का नमक खाओ तो वफादार रहो, लाइक दैट। अब अगर बात करें, देखिए ये तो देख लिया कि पानी कहाँ से आता है, कितना आता है। उसके अलावा डिट्रियोशन ऑफ वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी भी ख़राब होने के कुछ कारण जो कि हम इंसान ही करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल। इसके अलावा केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर वेस्ट, इन सब वेस्ट से पानी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, जिससे पीने का भी पानी बहुत कम मात्रा में हो गया है। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशन, ये भी कारण है जिससे पानी की क्वालिटी ख़राब हो रही है। पोल्यूट ग्राउंड वाटर को भी हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। एंड रिवर गंगा एंड यमुना, सबको पता है कितना बुरा हाल है, हम जिसे इतना पूजते हैं, वहाँ भी इतनी गंदगी हमने फैलाई हुई है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन एक्टिविटी दैट वी शुड डेफिनेटली स्टॉप, नो डाउट। नेक्स्ट इज watershed management. Let's see what is watershed management. It is basically like ground water होता है ना, वो वाटरशेड मैनेजमेंट अगर करना है, मतलब कि पानी को कैसे मेंटेन करें, ग्राउंड वाटर को मेंटेन कीजिए, प्रिवेंशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, सरफेस वाटर का नुकसान ज़्यादा मत कीजिए, कंजर्व कीजिए, रीजनरेट कीजिए वाटर को, नेचुरल एलिमेंट और सोसाइटी के बीच में बैलेंस बना के रखिए। इन सब से क्या होगा, हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चीप भी होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, जब बारिश होती है तो जब हम उसको पानी को इकट्ठा करते हैं बोरवेल्स में, पिट्स में, ठीक है, या लेक पॉन्ड्स में, तो उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब जैसे तो हर घर घर में भी टंकी जैसा बनाते हैं ईटा से घेर के, तो वो भी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक आप कह सकते हैं एक साइन सा बन गया, क्योंकि अब हर घर में वो यूज़ होता है। रिचार्ज ग्राउंड, अब ये जो है ना, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, इसको यूज़ करके हम ग्राउंड वाटर एक्वीफायर को भी रिचार्ज कर सकते हैं, और ये जो है पानी बढ़ाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो पानी जो हमारे पास नहीं था, जो नेचुरली आया, तो उसको हम सेव कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल का जो चेक, उसको ध्यान रखेगा कि ख़त्म ना हो, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और इसके अलावा सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को भी रोकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सॉल्ट वाटर अरेस्ट इंट्रूजन इन कोस्टल एरिया, इन सब प्रॉब्लम्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी पीछे नहीं, उसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चलाई थी। पहली है हरियाली, जो कि सेंट्रल लेवल पे हुआ था, उसके बाद से हर डिफरेंट विलेज के ग्राम पंचायत ने इसको एग्जीक्यूट किया था विद पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या था, ऑब्वियसली अगर वाटर रिसोर्स में पढ़ रहे हैं तो वाटर सेविंग या वाटर यूटिलाइजिंग कैपेसिटी को ही दर्शाने के लिए यूज़ किया होगा हरियाली। तो हरियाली वॉज बेसिकली अ स्कीम मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट related to water resources, तो make sure that you keep that in mind। इसके अलावा नीरू मीरू, जिसका मतलब होता है वाटर एंड यू, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स, जो कि यूज़ हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे संसद में भी ये बात चली थी, और इसके बाद अलवर राजस्थान में भी स्कीम को अपनाया गया था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बनी थी, पॉलिसी बनी थी, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में। तो 2002 में पॉलिसी बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था ताकि जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको रोके, पानी की अहमियत को समझे, पानी कहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं वो ना करें। जैसे कि हम जो गंदा पानी है उसको हम कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा घर वगैरह भी आप धो सकते हैं, प्लांट्स में डाल दीजिए। तो ये सब है, ये सब था नेशनल वाटर पॉलिसी वाज बेसिकली ऑल अबाउट हाउ टू सेव वाटर, हाउ नॉट टू डिस्ट्रॉय बाय द एक्टिविटी दैट वी हैव बीन kept doing, right? So this was all about water resources, and I hope I have cleared all your doubts, because this is something and yeah, also something is left over here, I'm sorry for that। गवर्नमेंट की कुछ इंटरवेंशन, जैसे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 बनाया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये अनसक्सेसफुल रहा था, क्योंकि 1997 में 251 पॉल्यूशन फैक्ट्रीज बन गई थी, इसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो गया था। वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which tried to make our country save the water and not face any issue related to water resource, right? So I hope it's clear, and if it's clear, then please do like, share and subscribe the channel, and yeah, don't forget to comment it down. Thank you.